भाईजान यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करना। वजह क्या है? कोई बता सकता है वजह क्या है? कोई वजह बता सकता है? भाईजान देखें, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि इस से ये हमारे वाले साल में कितने यूनिट्स बने। हमने तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना रेट को। तो ये सारी बातें क्या होगी बच्चों? फजूल नहीं मरे। तो ये सारी बातें क्या होगी भाई? इररेलेवेंट होगी। अच्छा लफ्ज बोला कर। अच्छा, इररेलेवेंट हो गई हैं। क्या हो गई हैं बच्चों? इररेलेवेंट। ठीक है भाई, ठीक है सर। देखो, जब स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल है तो आपने देखना है ना एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब है। जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है आपने देखना है एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब है। इस मेथड में अवेलेबल फॉर यूज क्यों देखना है? ताकि एक साल का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई बाय 8/12 या 9/12 कर देंगे जितने महीने हैं। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट करना। क्या करना भाई? जितना इस्तेमाल किया उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करना। बच्चों किस मेथड में ऐसा नहीं करना? अब जितनी बातें थी सारी लिखवा दी आपको। अच्छा, अब मेरे भाई मैं आपसे ना एक मासूमाना सवाल पूछने लगा हूं। आखिरी बात है आउटपुट मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड या यूजेज मेथड की। अगर मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए तो भाई कैसे आएगी इस फॉर्मूला में? मुझे इधर इधर जरा मैं मजीद स्पेसिफाई करता हूं। तू पटाखे बजा रहा है, जब मैं बजाऊंगा ना तो आवाज आएगी जी। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ भाई। मुझे ना 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए इकट्ठी। डेप्रिसिएशन को जब एक्यूमुलेट करूंगा तो क्यूमुलेटेड ही कहूंगा ना। 2 सालों की बता दो कैसे निकल सकती है भाई? 1 साल का फॉर्मूला लगाओ। आपने मल्टीप्लाई पहले साल 12 से किया ना, उसमें मजीद 24 यूनिट ऐड कर दो। देखो ना इधर, ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो ना, बात सुनो, सुनो ना इधर जी। इधर भाई मेरे, मुझे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए जी 2 सालों की इकट्ठी। मैं क्या करूंगा? ये तो 1 साल का मेरे पास रेट आ गया ना हर साल का। मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया 12 से तो बच्चों 1 साल का मेरे पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाईजान मैं क्या करूंगा? 12 + 24 कर दूंगा तो 2 सालों का मेरे पास क्या आ जाएगा? जिसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर 3 सालों का निकालना है तो 4 ऐड कर दो। और अगर एंड पे जाओगे, इधर देखो जरा। अच्छा, एक और बात प्रूव भी कर लेते हैं इस सवाल में। भाई टोटल इस एसेट ने कितने यूनिट्स बनाने थे? तो करो जरा, ये बताओ कितना आता है? ये कितना आता है? और ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता अल्लाह के बंदे। कॉस्ट तो है ना 70,000। तो ये 65,000 आ गई। जो बुक वैल्यू एंड पे बची हुई है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू के ना। बात समझे हो आप? तो आपने जिस तरह स्ट्रेट लाइन में हमने डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना सीखी थी, इस मेथड में भी ऐसे निकल सकती है। हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बार बार आपको बता रहा हूं शॉर्टकट किस पे लगेगा? अगर डिस्पोजल है बच्चों स्ट्रेट लाइन में तो स्टेप नंबर 2 का जवाब डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो डायरेक्ट नहीं आएगा। पहले बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर कॉस्ट में से वो माइनस करेंगे, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जवाब आएगा। अगर मेरे भाई आउटपुट मेथड है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जवाब स्टेप नंबर 2 का डायरेक्ट आ जाएगा। डन डन। ये सारी की सारी गुफ्तगू किसकी थी भाई? आउटपुट मेथड की। उम्मीद है इसमें की मस्ता नहीं होगा अब आपको। जी मेरे भाई, आप सवाल पूछ लें। अगर खराबी की वजह से पड़ा। जी जी बिल्कुल। देखें ना, अगर तो भाई का सवाल यह है, अगर एसेट जो था वो हमारे पास पड़ा हुआ है और खराब हो गया, क्या हो गया भाई? तो इस पे ना हमारा एक स्टैंडर्ड है अगला IS 36, हम कहेंगे इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। उसके अंदर ना ये सारी बातें इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। उस एसेट पे ना फिर इंपेयरमेंट आ जाती है। क्या आती है? उसके कॉन्सेप्ट्स लागू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। हाँ, अगर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है
तो सिर्फ IAS 16 के अंदर रहते हुए, अभी इसके स्कोप से बाहर नहीं जाना, तो IAS 16 के अंदर रहते हुए यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। तो जब एसिड अच्छा था तो ज्यादा यूनिट्स बन रहे थे, अब एसिड कम इस्तेमाल हो रहा है तो यूनिट्स कम बनेंगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा। और अगर एक भी यूनिट नहीं बना तो फिर एक्सेप्शन है, ये जीरो डेप्रिसिएशन देगा। सही है, तो जनरल रूल को इसने वायलेट कर दिया। जी जी, जनरल रूल यही है कि चार्ज होगी, जनरल रूल यही है। लेकिन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में डिजाइन ऐसा है, अगर यूनिट्स बना ही नहीं है तो मैं रेट को फिर जीरो से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब जीरो ही आएगा। सही है, जनरल रूल यही है, जौन सा मर्जी मेथड है, डेप्रिसिएशन कंटिन्यूज टू चार्ज। जी, ये स्टैंडर्ड की लाइन है। अच्छा मेरे भाई, अब मेरे दोस्तों एक छोटा सा तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2-3 एग्जांपल भी इंशाल्लाह इसकी आपको सॉल्व करवानी है। बच्चों, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में मैंने गुफ्तगू कर ली हुई थी पहले, पता है आपको, लेकिन आपको कहा था कि आज जरा जुबानी बता रहा हूं। मुझे बताएं एस्टीमेट क्या क्या होते हैं। ये ना भाई मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 पेज नंबर बताना है 120। जी, पुरानी वाली किताब वाले भी देख लें यार, पुराने वालों के पास 123 है जी। जी मेरे भाई, अच्छा भाई मुझे बताएं यार, ये चेंज इन एस्टीमेट क्या क्या होता है। ये क्विज में सारी वो आपको समझाया था परसों, मेरा ख्याल है भाई। कहता, ये सुन लें जरा। कहता एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एन एंटिटी मे एस्टिमेट अ चेंज इन फॉलोइंग एज कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। कहता जी एट द टाइम ऑफ परचेज, कहता जब हमने एसेट लिया था तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी ना, इस एसेट की लाइफ इतनी है, यूजफुल लाइफ, इसकी रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना हम लगाएंगे। सही है सर। कहता डेप्रिसिएशन मेथड फलां होगा। कहता अब उससे क्या रहा है, अब अगर चेंज आ गया, कहता ये चेंज आ गया तो नीचे उसने सारी बातें बताई हैं। इधर फिलहाल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एंटिटी ने देखना है, क्या देखना है कि भाई कुछ चेंज आया तो नहीं, जब चेंज आ गया तो क्या करना है, वो बात की बात है। अभी क्या कहना चाह रहा है कि एंटिटी ने हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके क्या देखना है, अकाउंटिंग ईयर के एंड पे, रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे आके देखना है क्या कोई हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज तो नहीं हो रही, एंड मे नीड टू रिवाइज द फॉलोइंग। ये वही बातें सारी। डन मेरे भाई। अच्छा अब ना ये छोड़ें जरा, इधर आए जरा। कहता चेंज इन एस्टीमेट, ये वही सारी बातें आ गई इधर। अब ये बहुत अहम बात पढ़नी है आपने। कहता व्हेन एवर, अब मैं ये आपको बताने लगा हूं कि एस्टीमेट का चेंज तो आ गया, ये आपको पता चल गया। अब आ गया तो हमने उसकी क्या करनी है मेरे भाई, अकाउंटिंग, हमने उसकी क्या करनी है भाई, शाबाश। कहता व्हेन एवर एस्टीमेट इज चेंज, बहुत अहम बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसने जान नहीं छोड़नी, बार बार रिपीट होना चेंज इन एस्टीमेट में। कहता वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। कहता व्हेन एवर एस्टीमेट इज चेंज्ड, जब भी एस्टीमेट चेंज होगा, कहता वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग न्यू डाटा। कहता जिस दिन एस्टीमेट का चेंज आ गया ना, उससे ऑनवर्ड्स, फौरन ऑनवर्ड्स, कहता हमने क्या करना है, न्यू डाटा के मुताबिक क्या चार्ज करनी है। तो पुराने वाला जो उससे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, हम उस तारीख पे जिस दिन एस्टीमेट का चेंज होगा बुक वैल्यू निकाला करेंगे। क्या निकाला करेंगे मेरे भाई, और उससे ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन न्यू डाटा के मुताबिक निकाल लेंगे। कैसे निकालनी है इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं अभी इस पे। कहता जी न्यू डाटा क्या होगा, कहता ये गिवन होगा सवाल में, क्या होगा बच्चों, कहता ऑनवर्ड्स फ्रॉम द डेट ऑफ, ऑनवर्ड्स फ्रॉम द डेट ऑफ, पुराने सालों को बच्चों कुछ भी। कहता इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट इज टेकन प्रोस्पेक्टिवली, इस पे हमने गुफ्तगू मेरा ख्याल पहले कर ली हुई थी। अब इधर आए जरा। कहता स्टेप्स टू फॉलोड व्हेन एवर देयर इज चेंज इन एस्टीमेट इन द सवाल। स्टेप नंबर 1, जब भी एस्टीमेट चेंज होगा मेरे भाई, यही 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। कहता फाइंड नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन, जिस दिन आपका अंदाजा चेंज हो रहा है भाईजान, उस दिन आपने क्या फाइंड करनी है। मैं इधर ब्रेक लगा रहा हूं और आप ब्रेक दे नहीं रहा, ब्रेक लगा रहा हूं जी। मुझे बताएं जरा, अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है,
और एसेट 2 साल इस्तेमाल हो गया और उसके बाद हमारा एस्टीमेट अब चेंज हो रहा है, क्या मैं बुक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता? मैं कॉस्ट में से डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। अगर मेरे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या मैं बुक वैल्यू नहीं निकाल सकता 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद? भाई वो तो शॉर्टकट लगाऊंगा और क्या उसका नाम है, मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। डन, बुक वैल्यू आ गई भाई। अच्छा, कहता अब ये बात बहुत अहम है, ये मैं इधर लिखता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ना घर जाके इसे नोट कर लीजिएगा, आपके पास तो एज इट इज आ जाएगा। ये क्या है बच्चों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहता जी इफ नॉट क्लियरली मेंशन्ड कि एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है, कहता वी विल एज्यूम दैट एस्टीमेट इज चेंज एट द स्टार्ट ऑफ द। कहता सवाल के अंदर उसने नहीं बताया कि एस्टीमेट किस तारीख पे चेंज हो रहा है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2015, ड्यूरिंग 2017, ड्यूरिंग 2013, ड्यूरिंग 2022, ड्यूरिंग 2021। कहता अब हमें क्या पता ड्यूरिंग का मतलब क्या है भाई? ड्यूरिंग का मतलब कि जी इस दौरान, क्या बच्चों? कहता फिर आपने क्या एज्यूम करना है कि भाईजान एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है, फिर आपने आपको कब न्यू डाटा चाहिए? ईयर के स्टार्ट में न्यू डाटा चाहिए। कब चाहिए बच्चों? इस बात को याद रखिएगा, ये छोटी सी बात है, ये ना पहले स्टैंडर्ड में कुछ और था, अब स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। सही है सर, ये अब चेंजेस हैं इसमें। क्या है? आई के आपके पुराने अगर आप पास पेपर्स के सवालात देखे हों आपने, उसके सोल्यूशन चेंज हैं। अब सोल्यूशन क्या है बच्चों? चेंज है। इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। भाईजान अगर सवाल में क्लियरली नहीं बताया हुआ तो याद रखिएगा, हम हमेशा ये असम्पशन लेंगे कि एस्टीमेट जो चेंज हो रहा है, हमने इसका पता कब चल गया था? साल के शुरू में। और एक बात मैं आपसे और करता हूं, जब आपको पता चल गया कि यार हमारा नॉलेज अपडेट हो गया है, हमारा क्या उसका नाम है एस्टीमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा नॉलेज अपडेट हो गया, हम पहले गलती कर रहे थे, अब हमने गलती की तलाफी करनी है। तो बच्चों मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन तो काउंटिंग पीरियड के एंड पे, ईयर एंड पे नहीं चार्ज होनी। तो मुझे बताओ न्यू डाटा को लेके मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए या पुराने वाले तरीके पे चलता रहूं? अगर मुझे पता चल गया है तो भाई मुझे न्यू डेटा लेना चाहिए या पुराने वाला डेटा लेना चाहिए? न्यू। ठीक, ये बात समझे आप? अच्छा, ये तो आपको कहता जी देन वी विल एज्यूम दैट एस्टीमेट इज चेंज एट स्टार्ट ऑफ द। अच्छा जी, इधर आए अब स्टेप नंबर 2। कहता यूज न्यू डेटा। कहता अब जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन से ऑनवर्ड्स आपने क्या लेना है? कहता न्यू डाटा क्या हो सकता है? मेथड। कहता स्ट्रेट लाइन से आप रिड्यूसिंग पे चले गए हैं, रिड्यूसिंग से किस पे चले गए हैं बच्चों? क्यों? तो कहता अब आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो किसके मुताबिक लगाना है? न्यू वाले तरीके के मुताबिक। ठीक है भाई। कहता रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। न्यू डाटा क्या हो सकता है भाईजान? मेथड का चेंज। सर जी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कहता इंस्टेड ऑफ यूजफुल लाइफ न्यू रेजिडुअल वैल्यू एंड बुक वैल्यू रादर देन। अब बात बहुत तवज्जो से सुननी है, जरा थोड़ा ना टेक लगा के बैठ जाए, जरा जरा पीछे होकर तसल्ली से बैठे, जरा नहीं आती नींद, नहीं आती, मम्मा की गोद में थोड़ी बैठ नींद। इधर देखो, कहता यूज न्यू डाटा। अब आपने क्या करना है? नया डाटा लेना है। क्या लेना है भाई? कब से ऑनवर्ड्स? अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुननी है। कहता जी पहले आप यूजफुल लाइफ से अगर डिवाइड करते थे तो अब नया डाटा क्या होगा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या होगा बच्चों? अगर पहले आप कॉस्ट को बेस बनाते थे तो अब किसको बेस बनाना है? देखो ना, पहले आप ना कॉस्ट को बेस बना के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ टोटल। कहता अब आपने एट द डेट ऑफ चेंज पे कॉस्ट की जगह क्या लेनी है? बुक वैल्यू। तो कहता माइनस रेजिडुअल वैल्यू पहले फॉर एग्जांपल कुछ और है, अब नई आ गई है, तो अब नई वाली माइनस करूंगा, पुराने वाली माइनस करूंगा। और कहता पहले आप डिवाइड करते थे टोटल यूजफुल लाइफ के साथ और ऊपर कॉस्ट होती थी। कहता अब आपके पास बची हुई अमाउंट है, इसलिए डिवाइड भी किससे करो? बची हुई अमाउंट से। डन डन। इधर ये लिखने की कोशिश की गई है, आपने यूजफुल लाइफ की जगह किसको लेना है और मेथड की जगह स्ट्रेट लाइन है, तो अब कौन सा लेना है?
और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कौन सा लेना है, और भाई कहता अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो उसकी जगह क्या लेनी है, रिवाइज्ड या न्यू रेजिडुअल वैल्यू, और कहता कॉस्ट की जगह क्या लेना है। ठीक है भाई, ये ज्यादा इंशाल्लाह समझ आएगी जब सवाल करेंगे। कहता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकॉर्डिंगली। आओ बच्चों सवाल पे जरा आए जी, सवालों पे आए। ये सवाल कहीं भी नहीं होंगे, ये आपको दे दिए जाएंगे। इधर देखो जरा जी, इसमें कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। अच्छा जी, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, हैं तो बता दो किधर है। अच्छा इसी के नीचे हैं, ठीक है। हाँ ये सफ़ा बता दे यार, इसमें पेज नंबर पता नहीं फिर मैंने क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, फिर सफ़ा नंबर क्यों नहीं लिखा मैंने। भाई हैं जी सफ़ा नंबर 128 पे, पुरानी वाली किताब वाले देख लें। 124 जी, 124। आओ बच्चों इधर, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से। कहता जी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2007, 8, 9 और 10। ईयर एंड 31 दिसंबर। कहता एबीसी लिमिटेड परचेज एन एसेट, उसकी कॉस्ट कितनी बच्चों, कितनी भाईजान। कहता ऑन 1 जनवरी 2007, यानी साल के शुरू में एसेट ले लिया। कहता इट्स यूजफुल लाइफ इज कितनी भाई, ठीक है सर, इधर तक तो मसला नहीं है। कहता एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज रुपीज कितना। कहता ऑन 1 जनवरी 2009। बच्चों कितने सालों के बाद बताओ, इधर उसने खुद बताया हुआ एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है, तो अच्छी बात है। कितने सालों के बाद हमारा एस्टीमेट चेंज हो रहा है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बुक वैल्यू निकाल दें। अच्छा डायरेक्ट ना निकालिएगा क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपसे निकलवाया है, तो वो फॉर्मेट बनाई ना, डेट डिस्क्रिप्शन और प्लांट एसेट वाला। ओ अल्लाह के बंदो क्या हो गया है, परेशान हो गए हो। डायरेक्ट इसलिए नहीं मैं कह रहा क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7 का भी पूछे 8 का भी पूछे, ठीक है ना, इसलिए फिर डायरेक्ट ना करो ना, 7 और 8 का एक्सपेंस भी तो बताना है, वरना निकाली जा सकती है कि मसला तो नहीं है, 2 सालों से इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दो। जी बच्चों फॉर्मेट क्या बनेगा, ये सोल्यूशन कौन सा करवाने लगा हूं, डेट। बच्चों ये फॉर्मेट बनता ही तब है जब एक ही अमाउंट के एसेट्स हों बहुत सारे, या एक एसेट हो, ठीक है। डेट, आगे बोलो, आगे बोलो, एसेट का नाम बताया उसने, प्लांट है। अच्छा बस ठीक है, मैं प्लांट कर लेता हूं जी मेरे भाई। डेट है जी 1 जनवरी 2000, बोलो सर जी कॉस्ट कितनी है जी। उसने ना असल में एक्सपेंस भी पूछा है ना हर साल का, इसलिए फिर लैदा ही करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2007 पे एक्सपेंस बता दो प्लीज, प्लीज बताओ ना। 20,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू है अच्छा, डिवाइडेड बाय 10 साल जी, कितना आया भाई, 85 आ गया। अच्छा जी, 31 दिसंबर 7 पे बुक वैल्यू आ गई। फिर दोबारा इसे क्या करो बच्चों, लेकिन अब दोबारा फॉर्मूला ना लगाओ, एक्सपेंस सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। भाईजान कदरदान मेहरबान, ये आ गई बुक वैल्यू हमारे पास। एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पे हमारे पास बुक वैल्यू आ गई है सर, ये आ गई। ये हमारे स्टेप नंबर किसका जवाब है। मैं इसे एक ही स्टेप में सॉल्व भी कर सकता था, क्यों नहीं किया भाई, मैंने ये बताना था ना, मैंने ये एक्सपेंस बताना था सेपरेट, इसलिए नहीं किया जी, मेन रिक्वायरमेंट वो है, वरना तो मैं डायरेक्ट करता इसे। अब मुझे बताओ बच्चों, अब क्या हुआ, अब एस्टीमेट चेंज हो रहा है। क्या था, ऑन 1 जनवरी 2009 इट इज डिसाइडेड रिमेनिंग लाइफ इज कितनी मेरे भाई, न्यू रेजिडुअल वैल्यू। अब मेरी बात सुनिएगा, देखो टोटल लाइफ थी 10 साल, 10 साल में से 2 साल डेप्रिशिएट हो गया, रिमेनिंग कितनी है, ओरिजिनली रिमेनिंग कितनी है। कहता लेकिन अब रिमेनिंग कितनी बता रहा है, तो लाइफ कम होगी ना। अगर लिखा होता ना इट इज डिसाइडेड दैट टोटल यूजफुल लाइफ इज नाउ 6 years,
तो फिर हम इस तरह करते 6 में से 2 माइनस कर देते ना, फिर भी 4 ही आना था। आपने चकमा नहीं खाना, उसने इधर दिया ही रिमेनिंग है तो अच्छी बात है। टोटल दिया होता तो मैं 6 में से फिर 2 माइनस करता जितने साल गुजर गए। आओ इधर, अब क्या करना है, क्या लिखा था भला उधर, क्या लिखा था बताओ ना। मैंने कहा था अब भाई वो फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग वाली। अब बच्चों कॉस्ट न्यू मेथड, सॉरी न्यू डाटा इस्तेमाल करना है। कॉस्ट की जगह किसको करना है बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू की जगह न्यू न्यू रिवाइज, लाइफ की जगह जी बताओ कितना आता है जी। 31 दिसंबर 2009 बुक वैल्यू कितनी आ गई भाईजान, नेक्स्ट ईयर पे आए भाईजान। अब दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत, क्योंकि यही हो कर लें अगर आपने करनी है तो ये सेम फार्मूला लगना है उस पे जी। तो सर ये आपने फिर इधर क्यों चेंज की है, और चाचू इधर एस्टिमेट चेंज हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वरना मैं कभी भी चेंज ना करता, मैं सारों सालों की एक ही डेप्रिसिएशन निकालता। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये है, एक दफा मुतवज्जे हो जाए बस मेरी तरफ जी। जलाल इधर देखो बेटा, आपस में बातें ना करो, इधर मेरी तरफ देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो गौर से जी। तैमूर साहब इधर देखें, उसकी तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें जी। भाईजान इधर देखें, जब एस्टिमेट चेंज नहीं था तो भाईजान ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम नहीं आ रहा इसका और इसका। जब एस्टिमेट चेंज हो गया उसके बाद भी सेम आ रहा है, उसके बाद भी, उससे ऑनवर्ड्स भी ये और ये सेम नहीं आ रहे, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये बात समझे हैं। तो इधर चेंज क्यों आया, इन दोनों सालों का चेंज क्यों है भाईजान, ड्यू टू चेंज इन एस्टिमेट, हमने न्यू डेटा लिया है। डन, बस छोटी सी बात है, कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू आ जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू की जगह न्यू रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी, और अगर रेट कभी हुआ तो न्यू वाला रेट आ जाएगा, और क्या उसका नाम है, यूजफुल लाइफ की जगह रिमेनिंग आ जाएगी। चलें अगला सवाल सॉल्व करें, शाबाश। अच्छा उसने कहा था, इधर देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखो, उसने कहा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ, इधर देखो, इधर बता देते हैं हम। पहले था 7, फिर था बच्चों 8, फिर था 9, फिर था 10। जरा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं जरा, इधर 1500 और ये एक्सट्रैक्ट्स बना दिए। मैं लिख नहीं रहा, चलो लिख ही देता हूं यार, फिर कहना सही नहीं कराया सर ने जी। इधर कितना बच्चों, डन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कहता इधर भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करवाया उसने कैलकुलेट, 5, 6, 7 और 8 का। कहता है कंपनी यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड विद द रेट ऑफ कितना बच्चों, कहता एसेट की कॉस्ट कितनी, कहता विच इज परचेज कब, कहता रेजिडुअल वैल्यू कितनी, और आगे तारीख भी बता दी, मेहरबानी है भाई उसकी। अगर इधर लफ्ज लिखा होता ड्यूरिंग का तो मैं भाई फिर भी उसे 1 जनवरी पे ही लेता। कहता था कंपनी डिसाइडेड टू चेंज मेथड टू WDV यूजिंग रेट ऑफ 15%। भाई पहले दोनों सालों पे तो सेम आएगा ना, पहले दोनों सालों पे तो कोई मसला नहीं, तो करें वर्किंग, शाबाश। सोल्यूशन 2 करने लगा हूं भाई, मैं ना इसकी डायरेक्ट ही कर देता, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है भाई, मेन रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, वरना तो आपको पता है मैं क्या करता, 1 साल का फॉर्मूला लगा के उसे 2 से मल्टीप्लाई करता, मेरे पास बुक वैल्यू आ जाती। सही है ना, कॉस्ट में से वो माइनस कर देता क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाती बच्चों। आएंगी द डेट, डिस्क्रिप्शन। थकना नहीं है भाई, जिंदगी में थकना नहीं है, अभी तो बड़े आपने इश्क इम्तिहान और भी है मेरे भाई, थकना नहीं है, थकना नहीं है, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं वाबस्ता लोगों को जी। थकना नहीं है, थकना क्या हुआ है, डॉन तो इधर आके बैठ गया। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, मैं कहूं इधर से आवाज तो आ नहीं रही है। साकिब थकना नहीं है, थकना नहीं है, इंसान बनना है, लेकिन इधर ये हरकतें हैं ना जी। 1 जनवरी 2005 जी, ये साकिब साहब 2 दिन पहले आए हमारे पास उधर फैकल्टी रूम में, तो
मैं खाना खा रहा था तो कहता नहीं नहीं सर आप खाना खाएं। मैं कहा नहीं नहीं आ जाओ यार, कोई मसले वाली बात नहीं। मैं कहा यार आप बड़े लोग हैं तो आप फिर कब आपके पास टाइम होगा? कहता है जी सर बिल्कुल बात ठीक है, टाइम वाकई नहीं होता आजकल। और सीरियसली कहता है, सीरियस मुंह से कहता है सर वो आपको पता है मैंने एयरपोर्ट पे भी दोस्त को भी लेने जाना है। ठीक है यार, साकिब साहब मसरूफ आदमी हैं जी मेरे भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा मैं इसके मुंह की तरफ देखूं, पता नहीं कोई थोड़ा शर्मिंदा होगा, लेकिन नहीं हुआ जी मेरे भाई। 50,000 मल्टीप्लाई बाय, मेरे भाई अगर मजबूरी ना होती हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने की, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता डायरेक्ट इधर। मजबूरी है, हम क्या है बच्चों, वो यार बाउंड। जी कितना आया मेरे भाई? रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी जी। है जी, कहता स्ट्रेट लाइन कॉस्ट इतनी है, तो स्ट्रेट लाइन के मुताबिक ये नहीं होता फार्मूला? सही तो लगाया चांद जी। कितना आया? जी फिर इधर आओ, बच्चों दोबारा 6250 निकालने की जरूरत। जी जी बच्चे, माइनस नहीं करते बच्चे कभी भी हैं। तो मैं की कीता है भाई, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे रेट लगता है, मैंने कॉस्ट पे रेट लगा दी है भाई। रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, ये मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर पता नहीं 3 या 4 में बात की थी। वो लेक्चर देख लीजिएगा उधर जाके, लेक्चर 3 या 4, वो सही नहीं है। आई के आपकी स्टडी टेक्स्ट ओपन करें आप जी। वो ये मसला है ना मेरे भाई, वो सवाल हमारा सेल्फ क्रिएटेड है ना। आप आई के आपके सोल्यूशन देखिएगा जितने भी हैं, आई कैप सोल्यूशन देखिएगा, आई कैप कभी भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करेगा, ये रेट में मसला होता है जी। हाँ जी हाँ जी, तो हम हमेशा एज्यूम यही करेंगे कि ऑलरेडी माइनस है रेट निकालते हुए हैं। हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि रेट निकालते हुए। भाई बात सुने, ये किसी दिन कल इंशाल्लाह बल्कि आपको ना इसको प्रूव भी कर देंगे, ठीक है? कल प्रूव भी कर देंगे जी। बच्चों मेरी बात सुनो, इधर आओ इधर आओ, इधर देखो इधर आओ। आपने ना ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1/, यूजफुल लाइफ से आप निकालते हैं रेट। असल फार्मूला है कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, इससे आता है रेट जी। भाई इस आवाज नहीं आ रही, जहर साहब आपको बताया तो था इन्होंने सवाल पूछना है तो कैसे, और नहीं करनी चांद, मैं बता रहा हूं ये सोल्यूशन हमारे हैं, ये चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह अगली दफा। ये आप समरी पे जाए ना, समरी पे, किताब की समरी पे जाए, उधर फार्मूला देख लें क्या लिखा हुआ है। अच्छा इधर देखें मेरे भाई, अगर आपको पेपर में सवाल आ गया ना रेट निकालने का 1 या 2 नंबर का, तो आप तो ये 1/, यूजफुल लाइफ वाले फार्मूला से करेंगे, जो कि जवाब क्या होगा? क्या होगा भाई मेरे? गलत होगा जवाब। क्या होगा? गलत होगा चांद। जब रेजिडुअल वैल्यू, इधर देखें बात सुने, जब रेजिडुअल वैल्यू सवाल में दी है तो आपने रेट निकालते हुए उसे पहले ही माइनस कर दिया हुआ है। क्या किया है? जब आपने रेट की कैलकुलेशन की है तो आपने रेजिडुअल वैल्यू को पहले ही माइनस जी। अगर आप न्यूमेरिकल सवाल करेंगे ना तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा सवाल पे। अगर एमसीक्यू आ जाएगा 2 या 1 नंबर का, तो भाई इधर गलत हो जाएगा इस फॉर्मूला से। जब आपने पहले ही रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दिया, तो अब मेरे भाई इधर क्या आया? रेट। तो रेट में ऑलरेडी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? एडजस्ट होगी है, और हम हमेशा यही जम्पशन लेके चलेंगे। डन डन मेरे भाई। अच्छा वो सेल्फ क्रिएटेड सवाल हैं तो उसमें मसला आता है। आई के आपके सोल्यूशन देखिएगा स्टडी टेक्स्ट के,
अच्छा अब आप इधर आए मेरे भाई, इधर मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी है? 375। अच्छा जी, अब आ जाए मेरे भाई नए वाले मेथड पे। नया वाला मेथड बता दें। 7 बच्चों, अब आ गया मेरे पास बुक वैल्यू आ गई भाई इस फॉर्मेट से। आप बताएं, आप बताएं। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है भाई। जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्यों नहीं रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते, डायरेक्ट क्यों लगाते हो रेट? उधर भी मेरे भाई यही असम्पशन होती है कि ऑलरेडी रेट में ये एडजस्ट हो चुकी है, तो इधर भी यही फार्मूला है, इधर भी असल फार्मूला यही है चांद। अच्छा उधर से भी करो ना फिर रेजिडुअल वैल्यू को माइनस। अच्छा इधर आओ बच्चों, 37,500 मल्टीप्लाई बाय भाईजान रेट चेंज हो रहा है रेट, तो अब गलतियां नहीं करनी है आपने जी। बोलो शाबाश। हैं 5 2 एक बच्चा बोले, वो एक बोले ना। 5 6 जी। बताएं जी कितनी बुक वैल्यू? बता भाई, 31। अच्छा ही जी बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें, इस पे लगना है ना कर मेरे दोस्त जी। भाई कितना भाई? रिड्यूसिंग में कम होता है ना। 47 जी दोस्त। एक बच्चा बता दे 270। ये आ गया जवाब। अब एक आपको होमवर्क में दे दें, देख लेते हैं होता है कि नहीं। अच्छा ये आसान है भाई, ये आसान है, ये आसान है। एक मिनट, एक मिनट। कहता है एंटिटी यूजिंग एसेट जिसकी कॉस्ट इतनी है। बस भाई बस बस, अहमद भाई कुंडी लगा दें। कहता है जी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 28%। अंडर कौन सा मेथड बच्चों? कहता ऑन 1 जनवरी 2012 एंटिटी ने डिसाइड किया कि उसका रेट क्या है विदाउट यूजिंग। तो भाई 2 साल आपने रेट लगाना है, पहले साल तो खैर कॉस्ट भी लगेगा, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है चाहे स्टेट है, माइनस नहीं होगी। मल्टीप्लाई बाय रेट करें पहले साल का एक्सपेंस, फिर बुक वैल्यू पे रेट लगाएं दूसरे साल का एक्सपेंस। तीसरे साल पे जब आप जाएंगे तो भाई आप बुक वैल्यू को 40% से मल्टीप्लाई करेंगे। डन डन। ये आसान है, समझ आ गया चेंज इन एस्टीमेट के? चलें भाई होमवर्क लेते जाओ, ओ भाई होमवर्क लेते जाओ, होमवर्क। बैठ जाए, बैठ जाए भाईजान, बैठ जाए, गौर से सुने जरा बात। होमवर्क में ये चैलेंज है जी मेरी तरफ से आपको, चैलेंज जी। कहें चैलेंज एक्सेप्टेड। अच्छा अब मेरी बात सुने, जो पास पेपर का ना एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 IS 16 का, इसमें बात सुननी है, आसान है भाई भाई चुप हो जाना। इसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल है। आज जो पढ़ा है हमने भाईजान यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये भी एप्लीकेबल है। डेप्रिसिएशन या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के मुताबिक आनी है। और मेरे भाई एस्टीमेट का चेंज है। सवाल आसान है, हिम्मत कोशिश करके आनी है बस आपने। एक दफा सवाल देखने दें कौन सा है। इधर क्या लिखा हुआ है मैंने? हाँ 4 होगा, देखना यार एक दफा जरा किताब पे। IS 16 के पास पेपर में देखना, गलत ना दे दिया जाए कहीं। जज़ाकल्लाह जी। भाईजान ए वाला सॉल्यूशन से देख लीजिएगा, वो थ्योरी की बात है, और बी वाला आप घर से सॉल्व करके आएंगे। चैलेंज है जी हमारी तरफ से आपको। अल्लाह हाफिज।